तो लास्ट क्लास में हमने क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको बताया था और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। सीएमसी में मैंने आपको ये क्लैरिफाई किया था कि चीजें जो हैं वो थोड़ी वैसी होंगी कि अचानक से एक कंसंट्रेशन होगा जहां पे अचानक से क्या हो जाएगा, सारे पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे। आप बोलोगे सर एग्रीगेट क्यों होते हैं पार्टिकल्स, एग्रीगेट होने का फायदा क्या है? तो मैं बोलूंगा कि देखो यार, हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ये पता कर रहे हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो कितने तरह का है, क्या है, ये हम लोग पता कर रहे हैं, राइट। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन अगर मान लो पार्टिकल की जो साइज है वो सॉल्यूट की रेंज में है, मान लो छोटा पार्टिकल है, अब छोटा पार्टिकल है वो तो डिजोल्व हो जाएगा। तो डिजोल्व तो था ही सर वो पहले से, फैक्ट भी यही है कि डिजोल्व था वो। कैसे? जब आप पानी में डालते हो डिटर्जेंट तो इनिशियली तो डिजोल्व ही रहता है। फिर क्रिटिकल मिसलाइजेशन तब होता है, सॉरी मिसलाइजेशन तब होगा, मतलब मिसल फॉर्मेशन तब होगा जब एक कंसंट्रेशन के बाद अचानक से सारे एग्रीगेट कर जाएंगे। जब वो सारे एक साथ आएंगे तो साइज बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? पहले अकेला था, अब ऐसे 10 लोगों के साथ आ गया तो ज्यादा बल्कि हो गया वो, तो साइज बढ़ने से फिर वो चला जाएगा सॉल्यूट से कोलॉइडल पार्टिकल्स या डिस्पर्सन मीडियम, सॉरी डिस्पर्सन फेज के साइज के रेंज में, और वहां से वो बन जाएगा कोलॉइडल पार्टिकल। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और भी बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए थे कोलॉइडल सॉल्यूशंस के। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और कोई डाउट है कि पीछे का तो आप बता दोगे कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे लियोफोबिक का। क्यों? देखो, सबसे पहले इस टॉपिक को समझो कि क्या कहना चाह रहा है टॉपिक। टॉपिक कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ लियोफोबिक कोलॉइड्स। अब सर हमें बनाना क्यों है लियोफोबिक कोलॉइड्स, है ना? वो इसलिए बनाना है। और लियोफिलिक क्यों नहीं बना रहे हम, लियोफोबिक क्यों बना रहे हैं? वो इसलिए कि आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लियोफिलिक जो है वो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक होता है किसमें, डीएम डीपी के बीच में। डीपी डीएम में अट्रैक्शन होता है लियोफिलिक में, और इसलिए उसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही डीपी को डीएम में डालोगे सॉल्यूशन रेडी। लेकिन लियोफोबिक में क्या होता है कि डीपी और डीएम में रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब वो नहीं चाहते आसपास रहना। अगर वो आसपास रहना नहीं चाहते तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निक लगानी पड़ेगी जिससे कि वो रह सके। बॉटम लाइन इज वी नीड टू प्रिपेयर लियोफोबिक कोलॉइड्स, ऑन द अदर हैंड लियोफिलिक कोलॉइड्स आर प्रिपेयर्ड ऑन देयर ओन, यू जस्ट नीड टू ब्रिंग देम टुगेदर। तो लियोफोबिक को तैयार करने के, बनाने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका है कोई केमिकल रिएक्शन करा के हम करा सकते हैं। करा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल करा सकते हैं सर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। उनमें से मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे पिक किया है कि लियोफोबिक कोलॉइड्स कैन बी क्रिएटेड और कैन बी मैन्युफैक्चर्ड और कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग सम केमिकल रिएक्शंस। एक दो एग्जांपल मैंने उठाया है यहाँ पे कि सल्फर का कोलॉइड जैसे बनाया जाता है ऑक्सीडेशन से, कि H2S को ऑक्सीडाइज कर देते हैं हम लोग, तो वो बन जाता है H2O प्लस 2S। अब ये बन जाता है कोलॉइडल पार्टिकल। ये क्या बन जाएगा? कोलॉइडल पार्टिकल। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ऐसे और भी हम लोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स फॉर्म कर सकते हैं ऐसे। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिडक्शन से भी हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? कि एक पार्टिकल रिड्यूस कर दिया, दूसरा पार्ट बच गया, वो हमें कोलॉइड के फॉर्म में मिलेगा। जैसे जैसे गोल्ड सोल बनाते हैं। गोल्ड सोल कैसे बनाते हैं? AuCl को SnCl2 के साथ रिड्यूस कर देते हैं, तो ये बना देता है SnCl4। और ये जो है अपना गोल्ड सोल, गोल्ड सोल जो है यही अपना कोलॉइडल पार्टिकल है। ठीक है। तो ये दो तरीके मैंने आपको अभी बताया कि केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और भी रिएक्शंस हो सकती हैं डेफिनेटली, बट जस्ट बी अवेयर दैट कोलॉइडल पार्टिकल्स, स्पेशली लियोफोबिक पार्टिकल्स, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है? और ये एग्जांपल और भी एग्जांपल आपको बुक में मिल जाएंगे, आप उसको देख के रट सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट है ब्रीडिंग आर्क मेथड। ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या है? देखो ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या है, ये तो पहले तो मैं इसको कंप्लीट कर दूं। यहाँ है, इसमें अपना इलेक्ट्रोलाइट है, इस तरह से समझो सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हमने इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, मान लो ऐसे कुछ एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया है। ब्रीडिंग आर्क मेथड यूज करते हैं कैसे? कि एक इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोड लिया, जहां दो ये देख रहे हो जो आपका मेटल इलेक्ट्रोड है या एलिमेंटल इलेक्ट्रोड है, जो ये यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे एक तो ये हो गया,
इस इलेक्ट्रोड को हाई पोटेंशियल पास किया इसके थ्रू, इस इलेक्ट्रोड से क्या किया, बहुत ज्यादा पोटेंशियल पास किया, इतना ज्यादा पोटेंशियल पास किया कि जो मेटल है वो डिस्चार्ज हो गया, सॉरी मेटल जो है वो ब्रेक हो गया सॉल्यूशन के अंदर इन फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, तो जब वो मेटल इन फॉर्म ऑफ आयंस यहां से ब्रेक होकर निकलना शुरू हो जाएगा, तो वो मेटल कहां जाएगा भाई, तो सर यहाँ पे जो मेटल है, यहाँ पे मान लो मेटल का सरफेस है ये, वहां पे मेटल है, मतलब मेटल से ही तो बना होगा ये इलेक्ट्रोड, तो ये मेटल ब्रेक होके जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि सर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, सॉरी बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, अगर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो हीट अप होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो लगाया है, ये रेजिस्टेंस इसीलिए लगाया है ताकि ये हीट हो, और जब ये हीट होगा तो ये पार्टिकल्स ब्रेक होके आ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे सॉल्यूशन में जब हम फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटल सोल। क्या बोलते हैं? मेटल सोल। और सोल का आपको एग्जांपल पता है कि जब लिक्विड के अंदर, बताया था ना मैंने, जब लिक्विड में सॉलिड हो तो उसको क्या बोलते हैं? सोल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेटल सोल फॉर्म होगा। ठीक है, यहां पे लिखा भी है कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर गोल्ड इवेपोरेट्स एंड फॉर्म्स एयू कोलॉइड। यहाँ पे क्या होता है, ये गैसियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है ड्यू टू पोटेंशियल, ये बहुत हाई पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली उसके लिए, वेरी हाई पोटेंशियल, ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो ये यहां से क्या होगा, मेटल विल हीट अप। आपको पता है रेजिस्टेंस होता है तो आई स्क्वायर आर, यही होती है ना शायद, हाँ आई स्क्वायर आर ही होता है ना हीट जो जनरेट होता है, आई यस गेस सर, सो। तो हाँ तो आरटी, आर्ट, नहीं टी नहीं होता है, टी तो टेम्परेचर है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आरटी होता है। आरटी होता है क्या? अच्छा मे बी। तो आई स्क्वायर आर टी मतलब कुल मिला के हम लोग हीट करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे हीट जनरेट होगी क्योंकि हमने रेजिस्टेंस लगाया है उसके थ्रू। तो उस हीट जनरेट होने से धीरे धीरे क्या होगा, जो एलिमेंटल इलेक्ट्रोड होगा वो धीरे धीरे मतलब इवेपोरेशन फेज में जाना शुरू होगा, धीरे धीरे मतलब एज इन एक इवेपोरेशन टेम्परेचर पे पहुंचेंगे उसके बाद ही। ठीक है, गोल्ड को इवेपोरेट कर सकते हैं, आपने देखा भी है, उसको फॉर्म करते हैं एक ज्वेलरी, एक से दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में, तो उसको इवेपोरेट करते ही हैं, इनफैक्ट हर मेटल को कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन के बाद ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉल्यूशन में आने के बाद वो बना देगा गोल्ड सोल। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस कैरीज नेगेटिव चार्ज, की जो गोल्ड सोल है उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। कौन से आयंस होते हैं, कहां से आते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे, बट इसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, एक एक लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक एक लाइन से मैं बता रहा हूं तुमको। गोल्ड सोल कैरीज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अराउंड इट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। जितना हमने स्लाइड्स डिस्कस करी अभी तक पिछले चैप्टर से लेके, उस हर स्लाइड के कोई भी लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकती है, यही है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का, इकलौती थ्योरेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री है ये। ठीक है, एनीवेज, तो ये क्लियर है ब्रेडिंग आर्क मेथड? कुछ नहीं यार, चार्ज इतना इतना ज्यादा करंट पास करो कि मेटल इवेपोरेट होके खुद ही मेटल सोल बना दे पानी में जाके, सॉल्यूशन के अंदर जाके। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है पेप्टाइजेशन। देखो पेप्टाइजेशन, हाँ बोलो। फिर पानी ठंडा होता है उसमें? पानी कैसे ठंडा होगा यार, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पानी तो गर्म हो जाएगा ना। सर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है आइस बाथ। आइस बाथ किस में? ये ब्रेडिंग आर्ट मेथड में। नहीं नहीं, इनिशियली आइस बात यूज करते होंगे भले ही, बट ऐसे कैसे आइस, जब मान लो तो हीट सप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो मेल्ट होगा यार, पानी तो आइस गोल्ड से पहले ही इवेपोरेट होगा ना। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन ये कि एक अपने पास प्रेसिपिटेट है, उस प्रेसिपिटेट को हमें कोलॉइड में कन्वर्ट करना है। मतलब इफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड यूजिंग अ प्रेसिपिटेट और कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई भी प्रेसिपिटेट है, उसको हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा एम है। तो सर ये एम क्यों है?
वो एम इसलिए है क्योंकि हमारा जो प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स हैं, जो प्रेसिपिटेशन हो रखा है अपना, वो आयंस से हमारे जो कोई भी रिक्वायरमेंट है कोलॉइड की वो फुलफिल करनी है हमें। तो ठीक है सर, सोचते हैं कैसे करेंगे। तो सोचते क्या है, कुछ नहीं करते, एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, और वो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो उस पर्टिकुलर सॉल्ट को पर्टिकुलर कोलॉइड में कन्वर्ट करेगा। तो कैसे करेगा सर? तो जैसे देखो यहां पे मैंने एक एग्जांपल बताया है कि AgI को जब हम KI के साथ ट्रीट करते हैं, AgI एक प्रेसिपिटेट है, जब उसको हम KI के साथ ट्रीट करते हैं तो AgI के चारों तरफ एक नेगेटिव लेयर बन जाती है I माइनस की, विच इंक्रीजेस द ओवरऑल साइज, एंड देन दिस आयन गेट्स अ फॉर्म ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो, जैसे मान लो कोई भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ AgI के लिए, कोई भी ऐसा यहां पे लिखा भी है कि व्हेन अ प्रेसिपिटेट इज शेकन विथ एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे लिख भी लेना एप्रोप्रिएट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं, उस पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट होगा जो सूटेबल होगा उसके लिए पर्टिकुलरली। जैसे कि यहाँ पे AgI के लिए सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यानी कि Na2SO4 Na2SO4 या NaCl कुछ भी रख दिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, राइट? We need to use some suitable electrolytes in order to convert a precipitate into colloid, and that process of conversion of precipitate into colloid is called peptidation. ध्यान रहेगा? Yes, sir. तो यहां पे आप लिखोगे सम सूटेबल, ये वर्ड यूज करना जरूरी है क्योंकि हर इलेक्ट्रोलाइट नहीं कन्वर्ट कर सकता, हमें कुछ पर्टिकुलरली स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट वी आर यूजिंग। ऑलराइट, ठीक है। इसी के उल्टा काम को हम बोलते हैं कोआगुलेशन। क्या बोलते हैं? कोआगुलेशन इज रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन। मतलब एक कोलॉइड है, उसको हम प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें फिर से कोई एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा जो पहले वाले के नेचर को उसमें से हटाए। बात समझ में आ रही है? कि जैसे यहां पे I माइनस की लेयर बन गई है ना, तो ये हो गया अपना कोलॉइड फॉर्म हो गया, ये पीपीटी था, ये कोलॉइड हो गया। अब मुझे यहां से I माइनस हटाना है, तो हटाना है तो जरूरी नहीं है कि थोड़ी यूज करेंगे, कोई अदर इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे जो I माइनस को यहां से एक्सट्रैक्ट कर ले, और जब वो I माइनस को यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो ये फिर से इस सिचुएशन में आ जाएगा। तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड कोआगुलेशन। क्या कहते हैं उसको? कोआगुलेशन, जिसको आप बोल सकते हो कि रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन। खैर, हम लोग मेथड पढ़ रहे थे किसके लिए? प्रिपेयर करने के लिए, लियोफोबी के लिए, तो वो ये है, मेथड ये है अपने लिए। लेकिन कोआगुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे आगे हम क्यों इंपॉर्टेंट है। कोआगुलेशन होता है कि अगर कोई कोलॉइड बना हुआ है, उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने की इच्छा है हमारी, तो हम उसको कोआगुलेट कर देते हैं। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड कोआगुलेशन। क्लियर है? अगेन वी यूज सम स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट टू डू दैट। हाँ ना, बोलो यार। Yes, sir. ठीक है। sir. नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो प्रिपरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा सर? 3 मेथड पढ़े। एक केमिकल रिएक्शन से कर सकते हैं हम लोग, दूसरा ब्रेडिंग आर्क मेथड से कर सकते हैं, तीसरा पेप्टाइजेशन से कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में सर किसी कंपाउंड को हम केमिकली कोलॉइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। ब्रीडिंग आर्क मेथड में सर कोई मेटल का इलेक्ट्रोड होगा, उसको हाई करंट प्रोवाइड करके इतना हीट कर देंगे कि वो इवेपोरेट होकर सॉल्यूशन के अंदर कोलॉइडल फॉर्म में चला जाएगा। और तीसरा सर पेप्टाइजेशन ये होता है कि कोई प्रेसिपिटेट है, उस प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग सम एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको AgI यहां पे रख दिया है। और रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन इज कॉल्ड कोआगुलेशन, जहां पे सर हम कोलॉइड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं, अगेन यूजिंग सम अनदर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। इतने में खत्म होगा तुम्हारा प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्यूरिफिकेशन क्या होता है कि सर कोलॉइड है, कोलॉइड को प्यूरिफाई करना है, मतलब ये कि उसमें कुछ आयंस होंगे जो हमें नहीं चाहिए, वी डोंट रिक्वायर दोज आयंस, और वी नीड टू फिल्टर आउट दोज आयंस, मे बी सम impurities or maybe some other kind of ions. So in that sense,
वी नीड टू प्यूरिफाई दोज कोलोइडल सॉल्यूशंस, ताकि हम उसको जो डिजायर्ड कोलोइडल सॉल्यूशन है वो मिले, हमें हमें इंप्योरिटी ना मिले। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे बताओ। चार मेथड हैं इसको करने के। इन चारों मेथड्स को मैं ब्रीफली यहां पे बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। जहां वो लिखने की इच्छा हो लिख लेना, क्योंकि मैं बहुत क्विकली बताऊंगा। बहुत सारी चीजें आपको पता भी है, मे बी आप सोच भी रहे होगे और सुना भी होगा। जैसे डायलिसिस पहला मेथड है। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस होता है कहीं तो बायो वाले बताएंगे। बताओ शिवांगी, व्हाट इज डायलिसिस? किडनी को इम्प्योरिटीज को साफ करने के लिए मशीन सब लगती है। मेम्ब्रेन से पास करवाते हैं। मेम्ब्रेन से पास कराते हैं क्या? सर किडनीज के वो उसके साथ लग जाती है, जिससे जो आपका जो वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है, और जो हम्म, फिल्ट्रेटेड ब्लड होता है वो वापस आ जाता है। वापस आ जाता है। अच्छा, डू यू गाइस नो दैट ब्लड इज आल्सो अ कोलोइडल सॉल्यूशन? यस सर। ब्लड इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन एंड हीमोग्लोबिन एंड अदर्स आर दी कोलोइडल पार्टिकल्स जो इसमें यूज होते हैं, जो अपने कोलोइडल सॉल्यूशन में होते हैं, ब्लड में जो होते हैं। तो हीमोग्लोबिन कोलोइडल पार्टिकल है एक। तो डायलिसिस क्या होता है कि सर किडनी किसी की खराब हो गई। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम भी डायलिसिस करना ही होता है सर। किडनी का काम क्या होता है कि सर किडनी क्या करती है कि जो इंप्योरिटीज होती है अपनी बॉडी की, उसको फिल्टर आउट करती है। जो अनडिजायर्ड पार्टिकल्स हैं उनको हटा के कोलोइडल पार्टिकल्स को वो भेजती है, राइट। तो वही काम डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस करते हैं मतलब जो मेडिकल स्टाफ, जो मेडिकली जो डायलिसिस होता है, उसमें क्या होता है कि किडनी अगर फेल हो जाए, किडनी काम नहीं कर रही है, तो कोई फॉरेन एलिमेंट अजीन जो बॉडी का पार्ट नहीं है, हम लोग एक्सटर्नल एलिमेंट या एक्सटर्नल मशीन ऐड करते हैं टू डू द सेम जॉब विच किडनी डज। ठीक है, तो उसमें होता क्या है? होता कुछ नहीं है कि सर एक कोलोइडल पार्टिकल है, उसमें कुछ इंप्योरिटीज हैं, उनको हम फिल्टर आउट कर देते हैं बाय पासिंग थ्रू सम पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। जैसा कि गुरु ने बताया कि सर एक मेम्ब्रेन होगा, ऐसा कुछ मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा? ऐसा मेम्ब्रेन में इसलिए डॉट डॉट इसलिए बनाना कि तुम्हें दिखे कि इसमें होल्स हैं, पोर्स हैं। अब मान लो यहाँ पे आपका पूरा मिक्सचर है जिसको हम डायलिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, फिल्टर जैसा समझो यार, फिल्टर पेपर जैसी की कहानी है इसकी, बट एग्जैक्टली वो नहीं है, बट फिल्टर जैसा ही है ये। डायलिसिस मतलब फिल्टर करना ही होगा। तो यहाँ पे ये आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब क्या होगा कि इसके थ्रू, इससे बाहर जो होगा वो सिर्फ प्योर कोलोइड आएगा। विल कम आउट। ठीक है, प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो इससे बाहर आएगा, और यहाँ पे जो अंदर रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? इंप्योरिटीज। मैं एक बस लाइन डायग्राम से समझा रहा हूँ यार, तुम चाहो तो ऐसे भी इसको बना सकते हो एग्जाम में, तुम्हारी मर्जी हुई तो तुम बोलो कि सर यहाँ पे हम लोग मेम्ब्रेन रखा हमने, इधर अपना इम्प्योर सॉल्यूशन है। ठीक है, इधर से सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल और कोलोइडल, इधर प्योर सॉल्यूशन आ जाएगा, प्योर कोलोइडल solution. So the function of membrane is like purify the colloidal solutions, and in order to do that, and that phenomena by which it does so is called dialysis. ठीक है, क्लियर है? बोलो। यस सर। ये है इम्प्योर, और यहाँ को हमने इसको मेम्ब्रेन से पास कराया, तो उधर सिर्फ कोलॉइड और सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्सन मीडियम जो है डीएम और डीपी उधर गए, इंप्यूरिटीज इधर के इधर ही रह गए। देन वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस फिनोमिना, और इसको हम बोलते हैं डायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है सर? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डायलिसिस? नोट कर लिया आपने ये? यस सर। चलो, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस बता दो सर। इलेक्ट्रोडायलिसिस कौन बताएगा? What is electrodialysis and how is it different from normal dialysis? सर उसमें एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, जैसे चार्जेस जो है वो अलग अलग साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। हम्म, कि सर क्या करते हैं कि मान लो कि आपका ये है कोलोइडल सॉल्यूशन, ऐसा कुछ कोलोइडल सॉल्यूशन आपने कंटेनर में रखा है। ठीक है, तो कंटेनर में जब आपने कोलोइडल सॉल्यूशन रखा है, तो क्या होगा सर कि ये जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड रख दिया,
और बीच में आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब अगर ये पहली बात तो इलेक्ट्रोडायलिसिस विल बी यूज्ड ओनली फॉर द कोलॉइड्स विच हैज चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब चार्ज पार्टिकल वाले कोलॉइड भी होते हैं और बिना चार्ज वाले कोलॉइडल पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे सल्फर जो है वो बिना चार्ज वाला है, गोल्ड सोल जो है उसके ऊपर चार्ज होता है। सो वी नीड दिस प्रोसेस और वी यूज दिस प्रोसेस ओनली व्हेन वी रिक्वायर्ड टू like purify charged colloidal particles or maybe if impurities are charged। कुछ नहीं है सर, डायलिसिस का मतलब है अलग करना, इंप्योरिटी को और प्योर फॉर्म को अलग करना, दैट इज डायलिसिस। ठीक है, अब डायलिसिस यहां पे कैसे होगा कि सर चार्ज पार्टिकल है, मान लो दो तरह के पार्टिकल्स हैं आपके पास, एक कटायनिक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं कुछ, और कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। उनमें से एक आपका डिजायर्ड कोलॉइड है और एक जो है वो इंप्योरिटी है। हम इन दोनों को अलग करना चाहते हैं। अलग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि सर इसका जो है इसको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे, या फिर मे बी जैसा है वैसा ही रहने दो सर, ये जो पार्टिकल्स हैं वो इधर मूव करने लगेंगे और ये जो पार्टिकल्स है वो इधर मूव करने लगेंगे। सो आफ्टर सम टाइम दिस विल कम टू अ सिनेरियो वेयर ऑल दी ऐसा, इसको ऐसा बना लो कि मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे कहीं भी रैंडमली रख दो, वैसे नेगेटिव चार्ज कहीं भी रैंडमली रख दो, इस तरह का कुछ सॉल्यूशन है, राइट। तो इसका एक एंड ये होगा कि नेगेटिव चार्ज एक साइड में चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रोड के एक साइड में जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरे साइड में जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं, नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव उधर जाएगा। तो ये जो होता है इसको हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्यों? क्योंकि सर हम इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करके ये काम कर रहे हैं जो हम नॉर्मली फिल्टरेशन करके टाइप से या कुछ इस तरह से करके करते थे। तो इधर क्या आ जाएगा सर, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज वाले साइड में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज सारे, तो सारे पॉजिटिव कटायंस इस साइड में आ जाएंगे, और जो अनायंस हैं जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा। तो हो गया सेग्रीगेट, सेग्रीगेट हो गया तो हम प्यूरिफाई कर सकते हैं अब। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्लियर है? ये इम्प्योर है और यहाँ पे हमने डायलिसिस करके उनको अलग अलग सेपरेट कर दिया, सेग्रीगेटेड एंड सेपरेटेड। क्लियर है? तो काम वही है, बस इसमें उसमें हम लोग मेम्ब्रेन यूज करते थे टू डू दैट, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यूज करते हैं टू डू द सेम फंक्शन। Of course sir, if you are using electrical potential then only charged colloids can be segregated or purified with this method. At least impurities should have the charge so that we can take them out. Clear है? तो ये आप नोट कर लोगे कि for charged colloid and impurity system। सर पर ये है तो अभी भी एक मिक्सचर के अंदर ही ना, हाँ वो तो नहीं, बस इलेक्ट्रोड को फिर अपन बाहर सेग्रीगेट निकाल हुआ। सकते हैं ना, जैसे मान लो जिस इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट हो गए उसके थ्रू उसको अलग तो कर ही सकते हैं ना। एंड देयर आर सेवरल मेथड्स गुरनूर। ये तो मैं एक आपको लाइन डायग्राम दिखा रहा हूं इसका, है ना, जरूरी नहीं कि ये इसी तरीके से किया जाए। हो सकता है कि ये दूसरे एक दूसरे कंटेनर में और दूसरा दूसरे कंटेनर में रखा हो दूसरा इलेक्ट्रोड, और उसको धीरे धीरे वो पास होता हो चार्ज की वजह से, वो धीरे धीरे फ्लो कर जाता हो उधर। तो हमें 100% प्यूरिफाइड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बट हमें प्यूरिफिकेशन की एक रेंज तो पहुंच जाएंगे ना हम लोग, एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी। यस सर। ठीक है, तो लिटरली जैसा दिख रहा है वैसा ही नहीं होता है, ये एक समझने का तरीका, ये एक लाइन डायग्राम है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा है। ओके, नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन पता है आपको? Yes. जो यस मशीन सर। बहुत ज्यादा आरपीएम पे घुमाती है तो वो अलग हो पार्टिकल जाता ऊपर अब बच जाता है और है, बिल्कुल नीचे। बिल्कुल। तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है कि बहुत फास्ट, बहुत ज्यादा, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो उसके लिए यूज होता है, जो वो हो गया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपको डायग्राम वैसे ही बनाना है जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन का डायग्राम बनाते हो, 10th क्लास में बनाया होगा आपने मेटलर्जी वाले चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो वही चीज है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हुआ? कैसे करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन?
माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फिल्ट्रेशन। वो तो ठीक है, करेंगे कैसे? जो फिल्टर वेपर है उसे किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, हम्म जिससे उसके वो जो पोर्स है वो छोटे हो जाए और हम्म उससे फिर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन पास कर पाए। हाँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें बहुत ही स्मॉल रेंज में, मतलब स्मॉल रेंज में का क्या मतलब है सर? स्मॉल रेंज का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि दो तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन मिक्स्ड हैं, मतलब दो तरह के कोलोइडल पार्टिकल्स मिक्स्ड हैं, एक पार्टिकल नंबर 1 जिसकी साइज बड़ी है, एक पार्टिकल नंबर 2 जिसकी साइज छोटी है, और मुझे उन दोनों को सेग्रीगेट करना है। तो जब उन दोनों को सेग्रीगेट करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि कोई ऐसा फिल्टर पेपर ले आओ जो एक को पास करे दूसरे को ना करे। ठीक है, तो इस तरह का जब सिनेरियो जनरेट होता है तो दैट काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन और दैट काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है? तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो कि उसको हम लोग करने के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि गुरनूर ने बताया, और ऐसे बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, मैं बाय डिफॉल्ट ही ऐसा फिल्टर पेपर लेके आऊं जो एक को पास करे एक को ना करे। दूसरा तरीका ये कि जैसे उसने बोला कि सर एक से बड़े पोर पास कर दो पहले, तो मे बी वो थोड़े उसके जो स्पेसेस होंगे वो छोटे हो जाएंगे, तो फिर हम लोग छोटे वाले को पास कर सकते हैं उसके थ्रू, बड़ा वाला नहीं होगा उसके बाद। तो ऐसे बहुत सारे मेथडोलॉजीज हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू डू दैट। ठीक है, तो ये प्यूरिफिकेशन का मेथड है। इसको मैंने क्विकली इसलिए बताया क्योंकि क्विकली जानना ही जरूरी है, इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। आपसे सब्जेक्टिव में सिंसियरली ये पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव के लिए सिर्फ, ऑब्जेक्टिव तो इससे नहीं आएगा, भूल जाओ। और आई थिंक बोर्ड में बचा है कि नहीं बचा है? ये बचा होगा सर, है ना? बचा है ना बोर्ड में? पता नहीं, देख लेना बोर्ड के सिलेबस में है कि नहीं। तो ऐसे सिलेक्शन है। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा ये। खैर, नेक्स्ट है, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। यहां से अपनी कहानी शुरू होती है, बहुत सारी चीजें यहां से पढ़नी आगे। प्रॉपर्टीज में बहुत ब्रीफली और बहुत क्विकली बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज में बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहली चीज है विजिबिलिटी। दे आर नॉट विजिबल विथ आवर आईज, है ना? है क्या? कोलोइडल पार्टिकल दिखते हैं क्या हमें? दूध में कभी तुम्हें पार्टिकल्स दिखते हैं क्लियरली? नो सर। नहीं दिखते। सो दे आर नॉट विजिबल टू अस। ऑब्वियसली अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो फिर तो सॉल्यूशन के भी पार्टिकल देखने लग जाएंगे। तो दे आर नॉट विजिबल टू अस, बट देयर कलर अपीयर्स। लेकिन जैसे कि देखो, सॉल्यूशन का भी कलर होता है, ठीक है, लेकिन उसका रीजन कुछ और होता है। यहां पे इनका कलर होने का रीजन होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका कलर जो होता है, जैसे मान लो डाई है, उसका अपना एक कलर होता है, डाई इज ऑल्सो कोलोइडल सॉल्यूशन। तो उसका कलर होने का रीजन होता है कि वो लाइट को डिस्पर्स करता है। ठीक है, और डिस्पर्सन की वजह से उसमें कलर आता है कोलोइडल पार्टिकल्स में। बात सही समझ में आ रही है? सो दे आर नॉट विजिबल बट दे माइट बी कलर्ड ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट विच इज देयर प्रॉपर्टी। क्लियर है? डिस्पर्सन आपने पढ़ा होगा रिसेंटली, अगर आप ऑप्टिक्स पढ़े हो तो पहले भी पढ़ा होगा, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ अभी पढ़ा होगा, तो आपने जस्ट पढ़ा होगा। तो डिस्पर्सन की वजह से उनमें कलर आता है लेकिन विजिबल नहीं होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इस पे कोई डाउट है तो बता दो। नहीं है। फिल्टरेबिलिटी, ऑब्वियसली सर डू नॉट पास थ्रू एनिमल सेल मेम्ब्रेन, बट नॉर्मल पेपर से पास कर जाते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी से या एनिमल सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं करते कोलोइडल सॉल्यूशंस, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर की साइज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसके पोर्स की साइज बहुत बड़ी होती है, तो उसके थ्रू पास हो जाते हैं। ये हमने पहले क्लास में डिस्कस कर लिया था, मतलब कल की क्लास में। क्लियर है? बोलो ना यार। पहला है कि हेट्रोजीनियस होते हैं, दूसरा है विजिबल नहीं होते लेकिन कलर होता है क्योंकि डिस्पर्सन करते हैं, लाइट को डिस्पर्स करते हैं। फिल्टरेबिलिटी, सर फिल्टर ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, सॉरी पास हो जाते हैं, मेम्ब्रेन एनिमल सेल मेम्ब्रेन जो होता है उससे पास नहीं करते हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तीसरी इनकी प्रॉपर्टीज है। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्यूशन से कम होगी। क्यों कम होगी भाई? Colligative properties will be less than that of a solution. Why? नंबर पार्टिकल्स कम हो जाते हैं।
बोले सर सॉल्यूशन है ही नहीं ना ये। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन है तो सॉलिड पार्टिकल तो है नहीं ना, डिस्पर्सन मीडियम है, तो डिस्पर्सन फेज है, सॉरी, तो डिस्पर्सन फेज थोड़ी सॉलिड पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, वो तो सॉलिड पार्टिकल होने चाहिए। तो सर एक में है सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड, और एक में वही पार्टिकल जाकर अगर कोलोइडल पार्टिकल बन जाते तो दे आर नॉट सॉलिड पार्टिकल्स एनीमोर। सो ऑब्वियसली अगर हम कैलकुलेट करें तो सॉलिड पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन विल बी मोर देन दैट ऑफ इन अ कोलॉइड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, क्या बोल रहा हूं मैं? आ रही है। नहीं आ रही है? बोलो अभिनीत। आ रही है सर। पक्का? तो यस कम सर। होगी क्योंकि सर उसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, तो सॉल्यूट बाय डिफॉल्ट ज्यादा है, और यहाँ पे मे भी थोड़े सॉल्यूट्स के फॉर्म में हो, लेकिन मोस्टली वो कोलोइडल पार्टिकल के फॉर्म में, विच डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इनटू कोलोइडल प्रॉपर्टीज, सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होगी इनकी कम होगी एज कंपेयर टू अ नॉर्मल सॉल्यूशन। ब्राउनियन मोशन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। यस सर। तो ठीक है, कि इधर उधर जिधर तिधर घूमते रहते हैं पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। यही होता है ना कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे ऐसे 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 कुछ करके, आपके 10th में 9th में ऐसे कुछ बुक भी बना, बुक में डायग्राम भी बनाया होगा ऐसा, है ना? तो ये आपने पढ़ा होगा। तो ब्राउनियन मोशन करते हैं मतलब पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि, और रैंडमली मूव करते हैं, किधर भी चला जाएगा। जैसे आपके घर का मक्खी और मच्छर घूमते हैं घर में, वैसे ये भी रैंडमली पार्टिकल्स मूव करेंगे। दे डू हैव, देयर इज सम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, ऑफ कोर्स वी नो दैट, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो वो हमने समझ लिया। नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट को डिस्पर्स कर पाना, और लाइट को डिस्पर्स कब करेगा? उसके दो कंडीशन है। टिंडल इफेक्ट तो आपको पता है कि सर इधर से लाइट पास करती है तो वो दिखता है कोलोइडल पार्टिकल। जैसे हवा में तुमने देखा होगा कि धूप में, धूप कभी कर्टन हटाते हो ऐसे, तो धूप आती है तो तुमको ऐसे दिखता है इसका एक इमेज बना हुआ, वैसे धूप का लाइट का कोई इमेज नहीं होता है, बट तुम जब सर कर्टन हटाते हो तो डर्ट पार्टिकल्स की वजह से एक इमेज बनी हुई आती है, दैट इज व्हाट टिंडल इफेक्ट इज। हाँ बोलो। साइज होते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है वहां पर। क्या? ऐसे ही है कि वहां पर एटम्स के मतलब जो प्रेजेंस होने की वजह से लाइट डिस्पर्स हो जाती है, हाँ। ठीक है, तो डिस्पर्सन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस है, आई थिंक पढ़ाया होगा सर ने फिजिक्स में। डिस्पर्सन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस है, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन सेम नहीं है। हाँ, तुम ऐसा उसको याद करने के लिए कह सकते हो कि छोटे पार्टिकल से रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन दैट इज नॉट एक्चुअली डिस्पर्स। डिस्पर्सन में क्या होता है कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है और कुछ पार्ट सीधे आ जाता है, एक ही वेव का ऐसा होता है, स्प्लिट हो जाता है ऐसा। खैर, तो जो डिस्पर्सन है उसकी वजह से, उसमें पहली बात तो डिस्पर्सन के लिए दो कंडीशंस रिक्वायर्ड है। जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो वेवलेंथ के रेंज में होनी चाहिए। वेवलेंथ अगर छोटा हो गया तो वो जो रे है वो पास कर जाएगा उससे, उस पार्टिकल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा रे पे। तो जो साइज ऑफ पार्ट, इसीलिए कोलोइडल पार्टिकल्स शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, राइट? सॉलिड पार्टिकल्स नहीं करते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, तो वो लाइट के रेंज में नहीं आते हैं। लाइट का वेवलेंथ का रेंज कहां से स्टार्ट होता है? जो विजिबल लाइट है अपनी 3000 से, 3000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनकी जो साइज रेंज होगी वो अप्रोक्सीमेटली लाइट के साइज वेवलेंथ के रेंज में होगी, तभी जाके वो डिस्पर्सन शो करेंगे। सो देयर आर टू रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर डिस्पर्सन। पहला ये, और दूसरा कि जो डिस्पर्सन मीडियम है और जो डिस्पर्सन फेज है उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने चाहिए, तभी डिस्पर्सन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? तो ये दो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं टिंडल इफेक्ट के लिए, ये ध्यान रखना कि पहली चीज सर कि जो साइज पार्टिकल का है वो थोड़ा इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि वेवलेंथ की साइज के रेंज में आए ताकि वो डिस्पर्सन कर पाए। और दूसरा जो डिस्पर्सन फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए फॉर टिंडल इफेक्ट टू कम इनटू द पिक्चर। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेना। नोट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस आई थिंक, है ना? तो आप उसको देख लेना। नेक्स्ट है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। अब देखो लियोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे उन पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, क्योंकि हम जबरदस्ती बना रहे हैं, हम उनको जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स को आगे हमें रखना ही पड़ेगा। तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वजह से उस पर चार्ज आता है। कोलोइडल पार्टिकल जैसे हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि गोल्ड सोल जो है, ये यू सोल पे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है गोल्ड सोल पे।
ठीक है, अभी एक और देखा था हमने कि AgI जो था उसके चारों तरफ I माइनस चार्ज था। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पे कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, ये जेटा पोटेंशियल क्या है, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कभी जेटा पोटेंशियल, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है जेटा पोटेंशियल कौन सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। जेटा पोटेंशियल बोलते हैं कि जब चार्ज जनरेट हो रहा है, डिस्पर्सन फेज, ड्यू टू चार्ज ऑन डिस्पर्सन फेज, देखो डिस्पर्सन पार्टिकल जो है, डिस्पर्सन फेज जो है उसके ऊपर चार्ज है, तो उससे क्या होगा, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड। क्या है वो डबल लेयर, देखो AgI पे मान लो पहले से बाहर से Ag प्लस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मान लो ये Ag प्लस पार्टिकल्स की एक लेयर है यहाँ पे, ऐसे AgI के बाहर बहुत सारे Ag प्लस पार्टिकल्स हैं। ये कब होगा, ये तब होगा जब हम लोग AgI को ट्रीट करेंगे AgNO3 के साथ, तो कुछ इस तरह का कोलोइडल पार्टिकल ये बनाएगा। कैसा बनाएगा कि सर AgI के चारों तरफ Ag प्लस कटायन हो जाएंगे और जो नाइट्रेट आयन है उस कटायन के बाहर हो जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड अ डबल लेयर कोलॉइड। मतलब लेयर बढ़ रही है, उसमें साइज बढ़ाना और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है, तो उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा, ध्यान से समझेंगे आप लोग, कि उससे ये होगा कि जो Ag प्लस है, जो Ag प्लस है और जो नाइट्रेट है, इन दोनों के बीच में ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा कि नहीं होगा। ये लेयर पॉजिटिवली चार्ज है और ये लेयर नेगेटिवली चार्ज है, तो यार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। आएगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। समझ में आ रही बात। अब एक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड नहीं है बट मेरे दिमाग में अभी आया, मैं सोचा पूछ दूं आपसे। मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि जो एक प्रेसिपिटेट होता है, जैसे मान लो AgI एक प्रेसिपिटेट है, तो और इसको हमने कन्वर्ट किया जब कोलॉइड में, तो इसको हम बड़ा करने के लिए क्या कर रहे हैं, AgI से के चारों तरफ कुछ भी नेगेटिव चार्ज, मान लो कोई अनायन रख दे रहे हैं ताकि इसकी साइज जो है वो बड़ी हो जाए, तो कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में चला जाए। लेकिन सर अगर आप क्या बात करो सर, AgI अगर प्रेसिपिटेट है तो इसकी साइज की रेंज तो कोलॉइडल पार्टिकल से ज्यादा होनी चाहिए थी बाय डिफॉल्ट, तो अब क्यों हम इसको बड़ा कर रहे हैं, कौन बताएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं, कि सर पार्टिकल की रेंज की बात करेंगे अगर, तो सॉल्यूट, कोलॉइड, और फिर उससे सबसे बड़ा होता है प्रेसिपिटेट या सस्पेंशन। तो सर प्रेसिपिटेट से अगर कोलॉइड में कन्वर्ट करना है तो हमें साइज तो कम करनी चाहिए थी, साइज बढ़ा क्यों रहे हैं हम लोग, किसी के मन में डाउट नहीं आया अभी तक, क्योंकि सर ये एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, तो हम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो जो जो वहां पे आ रहा था वो डाउट आ जा रहा था हमको, ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है और किसी बुक में ये नहीं लिखा है कि ऐसा क्यों करते हैं। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस पे, कि सर प्रेसिपिटेट की साइज बड़ी होती है, कोलॉइड की साइज छोटी होती है, तो प्रेसिपिटेट से कोलॉइड बनाने के लिए साइज घटाना चाहिए, अगर एक और लेयर कर दोगे तो साइज तो और बड़ी हो जाएगी ना। क्या कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, कौन बताएगा, कोई तो सोचो यार, कुछ तो बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तुमको सोचना पड़ेगा, सोच के ही आएगा, ये बुक पढ़ के नहीं आएगा, बुक में है ही नहीं कहीं, लिखा ही नहीं है। बुक में डायरेक्ट लिखते हैं AgI को हमने प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसका नॉलेज है तुमको, तुम बस थोड़ी सी अपनी नॉलेज यहाँ पे यूज करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, जो प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स होते हैं, तो प्रेसिपिटेट का जो पार्टिकल होता है वो क्या लगता है, AgI अकेला होता है क्या, मान लो AgI प्रेसिपिटेट है तो क्या एक अकेला AgI मॉलिक्यूल होता है या उसका पूरा लैटिस होता है, लैटिस। लैटिस होता है। तो जो AgI इकलौता जो मॉलिक्यूल है, AgI को अगर इकलौता अकेला देखेंगे हम लोग तो उसकी साइज बहुत छोटी होगी, मे बी वो सॉलिड पार्टिकल के रेंज में चला जाएगा उसकी साइज तो। लेकिन जो प्रेसिपिटेट पार्टिकल की बात करते हैं वो एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो एक लैटिस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, कि इतना बड़ा पार्टिकल होगा उसका, इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा जैसा होगा वो, तो उस पत्थर के टुकड़े में एक ही AgI मॉलिक्यूल थोड़ी होगा यार, वहां पे बहुत सारे AgI मॉलिक्यूल्स होंगे।
उन बहुत सारे एजीआई मॉलिक्यूल को पहले तो हमें अलग अलग करके फिर जो एजीआई बचा उसको हम कोलॉइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। समझ में आ रही बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो एक एजीआई जो होगा वो प्रेसिपिटेट साइज की रेंज में नहीं जाएगा, वो इनफैक्ट सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के रेंज में जाएगा, इकलौता एजीआई मॉलिक्यूल। लेकिन जब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है तो उसका एक लैटिस होता है, वो ज्यादा बड़ा होता है, उससे बहुत सारे एजीआई एटम्स और आयंस होंगे, एजी प्लस और आई माइनस बहुत सारे होंगे उसके अंदर, तो उसकी वजह से उसकी साइज बड़ी होती है, ना कि एक एजीआई प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल की वजह से। समझ में आ रही क्या बात? हाँ ना, बोलो ना यार, यस सर। बोलो जय। यस सर। क्लियर है सर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये समझ लेना। बहुत बार डाउट आता है बच्चों के दिमाग में पर वो क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया क्योंकि तुमने ऐसे सोचा ही नहीं, तुम भूल गए पहला बेसिक पार्ट। एक बार दोबारा समझाना सर। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो क्वेश्चन ये है कि सर एजीआई अगर प्रेसिपिटेट है तो उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए इससे, कोलॉइड से। लेकिन हम तो एजीआई को कोलॉइड में कन्वर्ट करने के लिए और आयंस जोड़ रहे हैं ताकि उसकी साइज बड़ी हो जाए। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रेसिपिटेट तो ऑलरेडी बड़ा होता है साइज में कोलॉइड से। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेसिपिटेट बिल्कुल बड़ा होता है साइज में कोलॉइड से, पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट बड़े होते हैं, लेकिन जब एजीआई प्रेसिपिटेट बनता है तो उसका पार्टिकल एजीआई अकेला नहीं होता, उसका पार्टिकल होता है एजीआई लैटिस। एजीआई का जो लैटिस होता है वो उस प्रेसिपिटेट के पार्टिकल होते हैं। और एजीआई का लैटिस होगा, उसमें एक एजीआई नहीं होगा, बहुत सारे एजीआई एटम्स होंगे, आयंस होंगे, वो अरेंज्ड होंगे पैटर्न में। उस अरेंजमेंट की एक साइज बड़ी होगी एज कंपेयर टू अ सिंगल एजीआई मॉलिक्यूल। तो जो प्रेसिपिटेट होगा उसमें बहुत सारे एजीआई मॉलिक्यूल्स एक साथ एग्रीगेटेड होंगे जो लैटिस फॉर्म करेंगे, उसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट है। और जो कोलॉइड बना रहे हैं वो हम एक एजीआई मॉलिक्यूल, जिसकी इकलौते एजीआई मॉलिक्यूल की साइज की जो रेंज होगी वो बहुत छोटी होगी, इनफैक्ट सॉल्यूट्स के रेंज में जाएगी वो। तो उसको जब हमें कोलॉइड में कन्वर्ट करना है तो हम उसकी साइज को बढ़ाएंगे। तो बॉटम लाइन इज, इस एजीआई की साइज जो है वो कोलॉइडल रेंज से छोटी है, इकलौता एजीआई की। लेकिन जो प्रेसिपिटेट एजीआई होता है उसमें इकलौता एजीआई ना होके बहुत सारे एजी प्लस और आई माइनस आयंस होने की वजह से वो लैटिस बना के बड़ा हो जाता है। क्लियर है? जय तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम्हारे डाउट तो शायद क्लियर है सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोलॉइडल सॉल्यूशंस की, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? कुछ नहीं है सर, अभी डायलिसिस जो कर रहे थे वो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके करते हैं। किसकी डायलिसिस? कोलॉइडल पार्टिकल्स की डायलिसिस। कोलॉइडल पार्टिकल की डायलिसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस जो इसकी प्रॉपर्टी है उसी को यूज करके करते हैं। का मतलब क्या है? का मतलब ये है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं अगर वो चार्ज्ड हैं, मान लो नेगेटिवली चार्ज भी है कुछ उसमें और कुछ पॉजिटिवली चार्ज भी है, तो जब हम उसको एक पोटेंशियल या एक सेल के अंदर रखेंगे तो वो क्या होगा कि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। मतलब कटायन सर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और जो अनायन होगा वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जाए, सॉरी कैथोड की तरफ जाएगा। तो इस फिनोमिना को सर हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स के साइड में मूव कर पाना ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स। क्लियर है बात? बोलो, नहीं समझ में आ रही तो बोलो ना यार, नहीं समझ में आ रहा सर। नहीं समझ आया सर। देखो, ये है एक कोलॉइडल पार्टिकल, ठीक है, मतलब ये एक कंटेनर है जिसमें हमने इलेक्ट्रोड रखा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं जिसमें दोनों तरह के चार्ज है। किस तरह के? मिक्स्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, मतलब सर चार्ज है, मिक्स भी नहीं भी है तो मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, अपना कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है फॉर एग्जांपल। तो जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरह। तो ये जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने की प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। बोलो सर इसमें अलग क्या है? कुछ नहीं अलग, यही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक नॉर्मल फिनोमिना है कि अगर इसमें मान लो नेगेटिव चार्ज भी है साथ में तो नेगेटिव चार्ज वाले जो होंगे ये वाले जो उधर मूव करने लगेंगे। तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने की जो टेंडेंसी, जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस इन केस ऑफ कोलॉइड्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है। दूसरा है कोगुलेशन एंड
फ्लॉकुलेशन, देखो कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन दोनों सेम ही वर्ड है। कोगुलेशन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या होता है कोगुलेशन, कन्वर्जन ऑफ कोलॉइड्स इनटू प्रेसिपिटेट बाय एडिंग एप्रोप्रिएट एजेंट इलेक्ट्रोलाइट। अभी बनाया था मैंने साइक्लिक डायग्राम, पेप्टाइजेशन का उल्टा कोगुलेशन होता है, ये बताया था ना ये। यस सर। ठीक है, तो कोगुलेशन क्या होती है सर, कोगुलेशन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो कोगुलेशन ये है कि कन्वर्जन ऑफ कोलॉइड्स इनटू प्रेसिपिटेट बाय एडिंग एप्रोप्रिएट एजेंट। जो एजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब अभी बस ये मैंने डिटेल में समझा चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद क्या होता है कोगुलेशन, तो समझ में आ गया। अब सर कुछ टर्म्स है वो भी समझ लेते हैं। कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन पावर क्या होगा, कितना आसानी से एक इलेक्ट्रोलाइट, देखो कोगुलेट कौन करता है, कोलॉइड करता है या कोई इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेट करता है, कोगुलेट करने का एजेंट कौन है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। तो पावर किसकी होगी, इलेक्ट्रोलाइट की या अपने कोलॉइड की, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की। तो कोगुलेटिंग पावर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के सेंस में डिस्कस करते हैं, ना कि हम कोलॉइड के सेंस में डिस्कस करते हैं। क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही तो कोलॉइड कोगुलेट कर रहा है ना, जो कोगुलेट कर रहा है उसी की तो कोगुलेटिंग पावर होगी, जो कोगुलेट हो रहा है उसकी क्या पावर। मे बी अगर उसके लिए कुछ डिफाइन करना तो कोगुलेबिलिटी कुछ टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, एबिलिटी टू गेट कोगुलेटेड, बट वो ऐसा कुछ टर्म है नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है और अपने स्टडी स्कोप में भी नहीं है। तो कोगुलेटिंग पावर इज डिफाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इलेक्ट्रोलाइट ओनली, ये ध्यान रखोगे आप, ये नोट भी कर लोगे चाहोगे तो अलग से, कि इट इज डिफाइंड ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइट, कोगुलेटिंग पावर जो है ये। ठीक है, दूसरी चीज कि कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, ये एक टर्म है कोगुलेटिंग वैल्यू जो यूज किया जाता है जनरली। तो कोगुलेटिंग वैल्यू बहुत सिंपल है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड है 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए, वही उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू होगी। तो आप मुझे बताओ कि कोगुलेटिंग पावर अगर ज्यादा होगा तो कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। कम होगी। क्यों सर, क्योंकि जब अगर मान लो कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है तो कम नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे ना 1 लीटर को कोगुलेट करने के लिए, और अगर कोगुलेटिंग पावर कम है तो 1 लीटर को कोगुलेट करने के लिए ज्यादा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड होंगे, तो ज्यादा मोल्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो कोगुलेटिंग वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां पे ध्यान देना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। तो जितने ज्यादा मोल्स रिक्वायर्ड होंगे कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, जितने कम मोल्स रिक्वायर्ड होंगे कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी कम होगी। तो सबसे पहले सर इस किस फैक्ट पे डिपेंड करेगा कोगुलेटिंग वैल्यू, तो कोगुलेटिंग वैल्यू डिपेंड करेगा कि कितना उसका कोगुलेटिंग पावर है। तो लिखा है यहाँ पे कि कोगुलेटिंग पावर एंड कोगुलेटिंग वैल्यू आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे कोगुलेटिंग पावर किसका होगा भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट से। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, और कोगुलेटिंग पावर जो होगा वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसमें किसी को डाउट है? सर कोगुलेट करना मतलब इलेक्ट्रो जो अपना कोलोइडल पार्टिकल है उसमें से जो भी आयन है जिसकी वजह से वो कोलोइडल पार्टिकल बना है उसको बाहर खींच के निकाल लेना, यही होगा ना कोगुलेट करने का मतलब। यस। अब अगर उसको खींच के निकालना है मुझे, जैसे कि एजीआई था तो एजीआई के बाहर आई माइनस की लेयर बनी थी, उस आई माइनस की लेयर को अगर हम हटा दें तो एजीआई फिर से जाके लैटिस बना लेगा अपना। तो आई माइनस की लेयर को हटाने के लिए कोई प्लस चार्ज यूज करना पड़ेगा, और उस प्लस चार्ज पे जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा वो उसको उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कुलम्बिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अगर वो उसको स्ट्रॉन्ग कुलम्बिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा इजीली आई माइनस बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो कोएगुलेटिंग पावर बढ़ी या घटी चार्ज बढ़ने से? बड़ी। तो चार्ज बढ़ने से कोएगुलेटिंग पावर बढ़ेगी, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रटना तब है जब आप 10 दिन बाद इसको रिवीजन करके नहीं बैठोगे तो रटना पड़ेगा, नहीं तो एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि सर कोगुलेट करना मतलब जो भी चार्ज है, जैसे मान लो गोल्ड सोल है, एयू सोल के बाहर नेगेटिव चार्ज होता है सर, तो इस नेगेटिव चार्ज को कोगुलेट करना है तो हमें कोई पॉजिटिव आयन यूज करना पड़ेगा सर। और ये पॉजिटिव आयन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा सर, कुलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सर आर तो फिक्स है, Q1 Q2 Q1 भी फिक्स है जो गोल्ड पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज सर जितना ज्यादा होगा
ये फोर्स उतना बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा मतलब ज्यादा आसानी से वो खींच लेगा बाहर, मतलब उसकी कोगुलेटिंग पावर बढ़ रही है, कोगुलेटिंग पावर बढ़ेगी तो कोगुलेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, हाँ देखो यहाँ पे इन लियोफोबिक प्रोटेक्टिंग कोलॉइड्स क्या, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स क्या होते हैं, देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये एक नया टॉपिक है प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, और आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स क्या होते हैं कि कुछ कोलॉइड्स ऐसे होते हैं जो दूसरे कोलॉइड्स के लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कुछ कोलॉइड्स ऐसे होते हैं जो दूसरे कोलॉइड्स के लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो सर कौन करेगा? जो खुद इनसिक्योर है क्या वो प्रोटेक्ट कर सकता है किसी को? जिसका नो खुद का सर। ठिकाना नहीं है, जिसका खुद का ठिकाना नहीं, खुद ही वो किसी दूसरे के बल पे बना हुआ है, वो किसी दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो सर जो लियोफोबिक होंगे वो तो प्रोटेक्शन की तरह यूज नहीं किए जा सकते, क्योंकि सर वो खुद बनाए जाते हैं जबरदस्ती, उनको बनाना डिफिकल्ट है एक तो जो लियोफिलिक कोलॉइड्स होंगे वही काम करते हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स की तरह। किसके लिए? लियोफोबिक के लिए प्रोटेक्शन की तरह काम कर रहा है। लियोफिलिक जो हो गया वो हो गया प्रोटेक्शन, और कर किसका रहा है? किसी लियोफोबिक का प्रोटेक्शन कर रहा होगा, क्योंकि उसको जरूरत है प्रोटेक्शन की, उसको जरूरत है स्टेबलाइज होने की, करवाने की। लियोफिलिक तो अपने आप में स्टेबलाइज्ड है, वो तो अपने आप बन जाता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। कंफ्यूजन हो तो बता देना यार। शिवांगी नींद खुली क्या? यस सर। आवाज नहीं आ रही ना पर तुम्हारी, तो मुझे लग रहा है अभी तक सो रही हो तुम। नहीं सर। ठीक है, पार्थिव तुम्हारी? यस सर। नींद तो नहीं खुली है तुम्हारी, बहुत लेट रिस्पॉन्स आया। उठ जाया करो यार, सुबह उठ के मेरे पे एहसान नहीं कर रहे हो, खुद पे कर रहे हो। सुबह एनर्जी नहीं रहेगी तो इतनी मेरी एनर्जी लगाने कोई वेस्ट हो गया मेरा पूरा, है ना? तो सुना करो। ये जो स्लाइड मैंने करा रहा हूं ना, ये पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है, इतना बड़ा चैप्टर है एनसीईआरटी में कोलोइडल सॉल्यूशन। पढ़ते रह जाना, डायग्राम ढूंढते रह जाना, कुछ पता नहीं चलेगा उसमें, ठीक है? और यहां से तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी काम हो जाएगा। तो इन लियोफिलिक कोलॉइड जो होगा वो वर्क करेंगे क्योंकि दे डजंट टेक, मतलब उसका कोगुलेशन नहीं हो सकता। कोगुलेशन क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो सर उस पे चार्ज नहीं होता, और दूसरी बात तो उसको जो डिस्पर्सन मीडियम है उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है उसकी, तो उसको कोई कोगुलेट नहीं कर सकता। तो जिसका कोगुलेशन नहीं हो सकता वही कम से कम लेयर की तरह काम कर सकता है टू प्रोटेक्ट लियोफोबिक वंस। तो लियोफिलिक के चारों तरफ अगर लियोफोबिक आके घेर लेता है तो जो बाहरी एजेंट जो उसको कोगुलेट करने का काम कर रहा है वो, उसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये है तुम्हारा लियोफोबिक, ठीक है? ये है लियोफोबिक, ये कोगुलेट हो जाएगा अकेले। तो लियोफिलिक ने बोला कि चलो भाई कोई बात नहीं, मैं तुमको घेर लेता हूं चारों तरफ से। ये क्या बोला? लियोफिलिक ने बोला कि सर भाई चलो मैं तुमको चारों तरफ से घेर लेता हूं, ताकि जो यहां पे कोगुलेटिंग एजेंट है वो तुम्हें परेशान ना करे। क्या ना करे? वो तुमको परेशान ना करे। तो क्यों? क्योंकि इसने इसको प्रोटेक्ट कर लिया। तो जब प्रोटेक्ट कर लिया तो इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं। तो लियोफिलिक कोलॉइड्स वर्क एज प्रोटेक्टिव लेयर टू सम लियोफोबिक कोलॉइड्स। क्लियर है? तो यहां पे लिखा भी है कि हेंस लियोफिलिक कोलॉइड्स एक्ट एज प्रोटेक्शन। अब ये गोल्ड नंबर देख लेते हैं क्या है। प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगा भाई? प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लियोफिलिक कोलॉइड्स कैन बी गिवन बाय गोल्ड नंबर। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक मैथमेटिकल वैल्यू, क्वांटिटेटिव अमाउंट जिससे कि हम पता कर सके, तो बोलते हैं उसको गोल्ड नंबर। अब मैं तुमको बता रहा हूं, ये जो नीचे लाइन लिखी है ना, ये जो नीचे लाइन लिखी है नीचे, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है जेईई में, और नीट में तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका होगा। अब कैसे पूछा गया वो भी दिखाऊंगा मैं, भी क्वेश्चन बुकलेट है मेरे पास। बट देखो क्या है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर एक नंबर होगा सर जो बताता होगा हमें, जिससे हमें एक आइडिया, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, एक नंबर था जिससे हमें एक आइडिया लग जाता था कि इसकी कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने की। वैसे गोल्ड नंबर भी एक नंबर है जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है, रफ आइडिया लग जाता है कि इस पर्टिकुलर लियोफिलिक
कोलॉइड की प्रोटेक्टिंग एबिलिटी कितनी है, प्रोटेक्टिंग पावर कितना है उसका, किसके लिए, किसी दूसरे लियोफोबिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो यार, टर्म्स कैन बी कंफ्यूजिंग, बट इफ यू पे अटेंशन टू इट, you can be easily distinguishing between which is protecting layer and which is being protected. बोलो हाँ या ना। यस सर। तो डिस्टिंग्विश करना जरूरी है और फोकस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत चीजों को बता रहा हूं एक साथ, तो मे बी यू कैन लूज योर फोकस। सो प्लीज बी पे अटेंशन और चीजों को समझो। एक बार समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है। कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर दोगे तो इस चैप्टर की, इतना इजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग पावर जो है उसको हम गोल्ड नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, और गोल्ड नंबर क्या है उसको हम नीचे देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनना, क्योंकि डेफिनेशन पे ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो भी न्यूमेरिकल टाइप आते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल टाइप आ चुका है एक बार जे एडवांस में। और बताओ तो कैसे आएगा, कुछ नहीं करेंगे, देखो क्या करेंगे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, कौन सा भाई, लियोफिलिक होगा, कोई भी होगा, जो भी है उसके लिए डिफाइन कर रहे हैं हम। द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड इन मिलीग्राम, देखो ये जो व्हाइट से मैंने किया है ना, वही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिलीग्राम में होना चाहिए। पहली बात तो ध्यान रखना, ग्राम राम में मत लिख देना यार गलती से। अगर ग्राम में है तो उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि 0.008 ग्राम ऑफ लियोफिलिक colloid is kept in 10 ml of a standard gold solution. What will be its gold number? Simple. बस तुमको ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, और एक बार तो डायरेक्ट मिलीग्राम में ही दे दिया था, तो गोल्ड नंबर क्या होगा। अब जिसको डेफिनेशन पता होगी गोल्ड नंबर की, वो कर क्या गया, वो क्वेश्चन हो गया। इसीलिए केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, और जिसको डेफिनेशन नहीं पता है वो छोड़ के भी आ गया, तो उसका टाइम बचा कम से कम। ठीक है, तो कम से कम चीजें क्लियर रहती है उसमें कि कैसे करना है। तो गोल्ड नंबर क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड रिक्वायर्ड, और किस यूनिट में, मिलीग्राम में। ये यूनिट का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन जिस हिसाब से की गई है उसी हिसाब से आपको बताना है। बोलोगे सर ग्राम में क्यों नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो ग्राम में, बट उसको गोल्ड नंबर नहीं बोलते हैं। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन मिलीग्राम में दी गई है, बस ऐसा समझो। ठीक है, तो विच व्हेन एडेड टू 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन या गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल्यूशन नहीं होता, गोल्ड सोल मतलब गोल्ड कोलॉइड, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड में 10 ml स्टैंडर्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड में जब हम मिलीग्राम में कितना प्रोटेक्टिव कोलॉइड ऐड किया जाए, ताकि वो उसके कलर के चेंज को रोक दे। कलर चेंज का रोक देना मतलब उसके कोगुलेशन को प्रिवेंट कर दे। ठीक है, इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट कलर चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। अब ये लाइन मैंने इसलिए रेड टू ब्लू यहां पे हाईलाइट कराई, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जा सके कि minimum amount of colloid 10 milligram of a protective colloid is required to prevent color change of gold from red to blue, gold soul। ठीक है, तो डायरेक्ट कोगुलेशन नाम ना यूज करके वो कलर चेंज के टर्म्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सके। ये जो लाइन है ना, पूरा ये पैराग्राफ जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ होना चाहिए दिमाग में, और एकदम क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, तब जाके आप गोल्ड नंबर के क्वेश्चन करोगे। जैसे कि मैं देता हूं, होगा इसमें मेरे पास क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का हो गया, इतना ही था, ये लास्ट टॉपिक था गोल्ड नंबर। सरफेस केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा दूं। इसमें कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता दो यार, किसी को कोई डाउट है तो बता दो फटाक से। गोल्ड नंबर का कोई फॉर्मूला ऐसे कोई है, मतलब नॉर्मली नहीं, ऐसे कुछ मास है, वो मिलीग्राम में मास निकाल लो, वही उसका फॉर्मूला है। समझ में आ रही बात, मास को मिलीग्राम में कैलकुलेट कर लो, वही गोल्ड नंबर का फॉर्मूला है, और क्या होगा। कहां गया केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो बहुत आसान है, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे चैप्टर। तो चॉइस इज योर्स। कहां गया, कोई नहीं, क्वेश्चंस कराता हूं मैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले अभी।